अभी इस मीटिंग में एमबीए एचआर वाले कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है क्या? नहीं नहीं, सब फर्स्ट टाइमर्स ही है, मतलब फर्स्ट ईयर वाले। अरे हाँ, मतलब मैं भी फर्स्ट ईयर का हूँ, लेकिन कितने लोग एमबीए एचआर का प्लानिंग कर रहे हैं? है, 3-4 लोग है। साक्षी कदम, मैं साइली, कर रही हूँ, मैं कर अनमोल है। रही हूँ। मैं भी गुंजन। अरे तो आप लोग जवाब दे देते। अब तो वैसे ही मतलब इंक्लिनेशन आपका एचआर का है। सॉरी। एग्जैक्टली। Anyway, ठीक है। Anyway, before let's carry on, please. ओके सर, ओके ठीक। सो अभी एक्विजिशन फेज तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। नहीं, ऑल क्लियर। ओके ठीक है, ठीक। तो अभी रिटेंशन पे आते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, नॉट अ मूवी एग्जांपल, चिंता मत करिए, मूवी का एग्जांपल नहीं है, आईपीएल का एग्जांपल है। तो देखिए, अभी जैसे कि मान लीजिए आपकी मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी है और मैं रोहित शर्मा हूँ फॉर एग्जांपल। तो अभी मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे कहूंगा कि मैं मुंबई इंडियंस के लिए काम नहीं करना चाहता, मैं किसी और टीम के लिए काम करूंगा। आप ही बताइए, आप मुझे उतनी आसानी से जाने देंगे या नहीं? आप ही बताइए। अगर आप एक एचआर के पोस्ट पे हैं तो आप मुझे नहीं उतनी नहीं, नहीं आसानी जाने से देंगे। जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। नहीं जाने क्यों? देंगे। क्यों? आपके कुछ तो क्योंकि आपको वो अभी उसका सब जो भी नॉलेज आया मतलब, है, आप वो हाँ, हैंडल कर रहे एचआर हैं। है। एचआर सबसे पहले देखेगा कि आपका पोजीशन क्या है, आप कितना काम करते हो, उसके सामने कितना पेमेंट लेते हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने टाइम से ले रहे हो और कितना अच्छे से ले रहे हो। वो सब आपका पूरा परफॉर्मेंस देखेगा, पूरे साल का पूरा परफॉर्मेंस बैकग्राउंड आपका सही रहेगा, तो आपको रोकने की कोशिश करेगा और ज्यादा सैलरी ऑफर करेगा। प्रीवियस कंपनी से या आगे वाली जो देने वाली कंपनी है, वो सबसे आपको ज्यादा सैलरी ऑफर करेगा कि आप वहीं पे रुक जाओ। यस। पोजीशन ऑफर करेगा हाँ अच्छी। हाँ, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास नॉलेज है, मैं जानता हूँ, मैं इस कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे काम कैसे होता है वगैरह। लेकिन अगर मुझे सैलरी कम मिल रही है तो मैं एचआर से बात कर सकता हूँ कि यार आप मेरी सैलरी बढ़ा दो, या फिर मुझे तो फिर ये जॉब छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा टैलेंट का मुझे प्राइस नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं 8 घंटे का काम कर रहा हूँ और मुझे 4 घंटे की सैलरी दे रहे हैं, तो फिर ये बैलेंस कैसे हुआ, मतलब मेरे काम से और मेरे जॉब से? तो इसलिए अगर आप मुझे 8 घंटे से काम करवा रहे हो तो मुझे 8 घंटे की सैलरी भी तो दो। ये एक तरह का तो ये एक तरह का मतलब रिटेंशन हम कह सकते हैं कि अपने पास ही रखना है एम्प्लॉयज को, जो कि अच्छे एम्प्लॉयज है, भरोसेमंद एम्प्लॉयज है, हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मतलब कंपनी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे एम्प्लॉयज का को हमेशा एचआर का ऐसा मतलब रिक्रूटिंग के वक्त ये सब देखेगा, वो रिक्रूटिंग के बाद और सिलेक्शन के बाद कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और अगर एचआर को लगेगा कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो वो उन्हें पूरी पूरी रोकने की कोशिश करेगा, जैसे कि रोहित शर्मा का मैंने एग्जांपल लिया तो वैसे ही। तो इसीलिए वो ट्राई करेंगे कि आप हमारे टीम में ही रहो, हम आप हमारी कंपनी में ही रहो, आप हमारे लिए काम करते रहो, क्योंकि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। आप ही के नॉलेज से, आप ही के काम की वजह से हमने 5-5 बार आईपीएल जीता है। तो इसीलिए आप ना जाओ तो अच्छा है। तो हम आप जो भी बोलोगे हम आपको वो ऑफर करेंगे, वॉट एवर यू से। तो रिटेंशन का मतलब यही होता है, अपने पास ही रखना उस एम्प्लॉय को या फिर उस साक्षी कुछ बंदे पूछ को। रही है, साक्षी कुछ पूछ रही है। या साक्षी। यस। साक्षी बोलना। साक्षी बोलो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पूछ रही हूँ। ओके ठीक है, ठीक है काम है है। तो करिए। ओके, रिटेंशन में किसी को कुछ डाउट है? नो। ओके। नो। फिर है टर्मिनेशन। So due to job cutbacks, employees' adverse performances, or if the employee breaks rules, results in frequent terminations. अभी देखिए, जैसे कि कोई एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही इरेगुलर है, बहुत ही इनकॉम्पिटेंट है, वो जैसे पहले हुआ करता था वैसा अब नहीं है। उसके जॉब पोजीशन से जो भी उसे रिक्वायरमेंट है उसकी पोजीशन की, वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, टाइम पे काम नहीं कर पा रहा है, बहुत ही लेट हो रहा है, हमेशा उसका लेट कंपनी आता है और सबसे पहले चला जाता है, मतलब बोलते हैं ना इनकॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज जो डिजर्व नहीं करते उनका जॉब। तो ऐसे सब रिजल्ट्स की वजह से हमें कभी कभार उन्हें टर्मिनेट भी करना पड़ता है, हमें उन्हें जॉब से निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि ये सही बंदा नहीं है इस पोजीशन के लिए। अभी देखिए, जैसे कि हमें कोई डिजर्विंग एम्प्लॉय है, अगर उसे वो डिजर्विंग एम्प्लॉय को डिजर्विंग जगह मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेगा, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट प्लेस। अभी कोई अनडिजर्विंग उसकी जगह पे मैं उसे अपॉइंट कर दूंगा, तो आप ही बताइए मेरा काम उतना अच्छे से हो पाएगा, मैं उससे उतने अच्छे से काम करवा पाऊंगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि वो इनकॉम्पिटेंट है, वो ये जॉब संभालने के लायक ही नहीं है, इसीलिए। तो कभी लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, दिस इज एन अनप्लेजेंट जॉब दैट मैनेजर नीड्स टू कैरी आउट समटाइम्स। ये कभी कभार मतलब ऐसा कह सकते हैं, थोड़ा अनप्लेजेंटनेस होता है ये जॉब में, जो कि मैनेजर्स को कभी कभार ये भी कैरी आउट करना पड़ता है कि हम कभी कभार कुछ एम्प्लॉयज को निकालना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है, इसलिए हमें निकालना पड़ता है। तो देखिए जैसे कि कोरोना का ही मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कोरोना काल में कितने ही ऐसे इंडिया में कितने ही लोग होंगे जो डिजर्विंग थे, जिनका जॉब अच्छे से चल रहा था, वो अच्छे से जॉब कर रहे थे, हार्ड वर्किंग थे, हमेशा कंपनी को रिजल्ट दे पाते थे, लेकिन कंपनी की मजबूरी की वजह से, क्योंकि वो उनके सैलरी मतलब उनके एम्प्लॉयज को खुद सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, उनकी वैसी कंडीशन हो गई थी कंपनी की। इसीलिए उस सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए कंपनी को ना चाहते हुए भी उन एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते कभी कभार कि ये एम्प्लॉय छोड़ के जाए। जैसे कि रोहित शर्मा की कोई का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर वो हम चाहते कि नहीं यार ये जॉब छोड़ के ना जाए, मतलब हम ये मेरी टीम में रहे, ये मेरी टीम छोड़ के ना जाए कहीं और पे, लेकिन कभी कभार कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हम ना चाहते हुए भी ये काम हमें करना पड़ता है, हमें उसे निकालना पड़ता है। जैसे कि कोरोना काल का ही एग्जाम्पल है। तो टर्मिनेशन में किसी को कुछ डाउट है? No doubts. ओके ओके, ठीक है। So, staffing process. Staffing process is a process of analyzing manpower requirements within the organization. तो स्टाफिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर रिक्वायरमेंट्स है उनको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस डिसाइड्स द काइंड ऑफ स्टाफ एंड नंबर ऑफ स्टाफ टू बी मैनेज्ड टू फॉर्म द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टाफिंग ये डिसाइड करेगा कि हमें कैसा स्टाफ चाहिए, कौन सा स्टाफ चाहिए और कितने नंबर्स चाहिए, कितने मतलब कितने तरह के स्टाफ चाहिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टाफ दैट वी रिक्वायर टू बी मैनेज टू फॉर्म द सक्सेसफुल दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे कि लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर जब मैंने पहले कहा था, तो उसके लिए मुझे कितने लोग चाहिए, कितने जगह है मेरे पास, कितने एम्प्लॉयज मैं फिट कर सकता हूँ मेरी कंपनी में, तो ये सब स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू मैं डिसाइड करूंगा। दिस इज डन थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक जॉब एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस एक्सेट्रा। तो ये मेथड्स को ये मतलब किया जाता है वेरियस मेथड से, स्टाफिंग प्रोसेस वेरियस मेथड से किया जाता है, जैसे कि जॉब एनालिसिस, जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब में क्या क्या हमें करना है, किस वक्त पे करना है, कैसे करना है वगैरह, और हमारा वर्कलोड कितना होगा, वर्कलोड एनालिसिस वगैरह। फिर है स्टाफिंग प्रोसेस starts with functions like job analysis and end with awarding employees and screening with appraising their performances। तो देखिए स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होता है जॉब एनालिसिस के द्वारा कि उस जॉब के लिए, मतलब उस एम्प्लॉय को इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर चाहिए या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब एनालिसिस। वहां से स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होता है और एंड होता है उनके अप्रेजल के द्वारा कि हाँ उन्होंने अगर अपना काम अच्छे से किया है तो उन्हें अप्रेज करना, उन्हें इंसेंटिवाइज करना, उन्हें उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्राइजेस देना या फिर रिवॉर्ड्स वगैरह देना। तो इसमें है सब पहला स्टेप है नीड्स एनालिसिस। टू स्टार्ट अप अ बिजनेस और एनी बिजनेस एक्सपांशंस, टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू लुक फॉर द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टॉप लेवल मैनेजर्स, जो कि टॉप लेवल मैनेजर्स में जनरल लेवल मैनेजर्स आते हैं, जो कि पूरा जनरल एक नॉलेज रखते हैं हर एक फील्ड का, हर एक बेस का, हर एक टीम का। तो जिनके पास टॉप जनरल लेवल मैनेजर्स को ये देखना पड़ता है कि कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमें कितने बंदे चाहिए होंगे, तब जाके हम ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चला पाएंगे। Here skills, abilities and desired experience required will be found out। तो यहाँ पे हमें किस तरह की स्किल्स चाहिए, एबिलिटीज चाहिए और कितना डिजायर्ड एक्सपीरियंस चाहिए, वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। अगर हमें कोई मतलब जनरल लेवल मैनेजर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जनरल लेवल का काम होता है कि वो नीचे के लेवल के मैनेजर्स को अपॉइंट करे, लेकिन मैनेजर्स, नॉट नॉर्मल एम्प्लॉयज, मैनेजर्स। तो यहाँ पे मुझे स्किल्स चाहिए, मुझे एबिलिटी चाहिए, मुझे एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। आई डोंट नीड अ फ्रेशर, आई नीड अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन हु कैन हैंडल द सिचुएशन ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे मैं एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक छोटा लेवल का जॉब है, जैसे कि वर्कर का, एम्प्लॉयज, जैसे कि लेबरर्स, हाँ,
अगर मैं लेबरर्स को भी अपॉइंट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे उतने मतलब दिमाग लड़ाने वाले एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ मैन पावर चाहिए। जैसे कि कोई शॉर्ट स्केल इंडस्ट्री है, कोई शॉर्ट इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन पावर ज्यादा यूज होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, तो वहाँ पे मैं लेबरर्स को अपॉइंट करूंगा। वहाँ पे मैं दिमाग लड़ाने वाले ऐसे हेल्दी एम्प्लॉयज वहाँ पे मैं उनको अपॉइंट नहीं करूंगा मेरे से। लेकिन अगर मैं लेबरर्स को रखूंगा तो वो काम भी करेंगे, मुझे पैसा भी उन्हें कम देना पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा और उनका भी काम हो जाएगा। सो ये सब है यहाँ पे। मैन पावर प्लानिंग इज डन एट दिस लेवल। यहाँ पे मैन पावर कैसे, कितना मैन पावर चाहिए, कैसे लोग चाहिए, कहाँ पे काम करेंगे, कितना काम करेंगे वगैरह, वो इस लेवल पे डिसाइड होता है। सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नो नहीं। क्लियर। कंटिन्यू। ओके ठीक है। फिर है मैचिंग। On the basis of job specification, the manager advertises and looks for the assignment. तो देखिए यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन के बेस पर मैनेजर एडवर्टाइज करेगा और देखेगा उसके उसके असाइनमेंट के लिए कौन सा एम्प्लॉय प्रॉपर है, कौन सा एम्प्लॉय एकदम परफेक्ट है। तो वो एडवर्टाइजमेंट जैसे हम करते हैं ना, हमारे यहाँ पे इतनी पोजीशंस खाली हुई है, हमारे यहाँ इतने सीट्स अवेलेबल है, तो आप जल्दी करिए, आप अपने इंटरव्यू या भी जो भी है सीवी वगैरह रिक्रूटिंग प्रोसेस हम अपने स्टार्ट कर देंगे जैसे कि आप हमारे यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे ये सब होता है, मैचिंग करते हैं हम जैसे कि हमें अगर हाई स्किल्स वाला बंदा चाहिए तो हम उसे उसकी स्किल्स को मैच करेंगे। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मैं हाई स्किल वाला बंदा हूँ, लेकिन आप कैसे मानोगे? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, जॉब पाने के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको टेस्ट लूंगा, मैं सीवी पहले वगैरह। देखूंगा। हाँ या मैं देखूंगा, हाँ बिल्कुल, मैं देखूंगा कि आप अगर आप जो बोल रहे हो वो आप कर सकते हो या नहीं। आप बोल रहे हो कि मैं हाई स्किल वाला हूँ, तो मैं वही चेक करूंगा कि आप में हाई स्किल्स है या नहीं। मैं मैच करूंगा अपनी पोजीशन और आपका जॉब अप्रेजल जो भी है, मैं वो मैच करूंगा। Post could be advertised through various medias like print, internet और थ्रू माउथ पब्लिसिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो पोस्ट मतलब जो भी है, जैसे कि जो भी पोस्ट खाली है हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू, या तो न्यूज़पेपर्स में ऐड दे सकते हैं या तो फिर इंटरनेट में, जैसे कि लिंक्डइन है। फिर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो अपना ऐप है, फिर हायरेक्ट ऐप है। ये सब ऐप्स के नाम आपने सुने ही होंगे, जहाँ से हमें पता चलता है कि हम कंपनी हायर कर रही है लोगों को। आपको पता ही होगा, राइट? हाँ हम्म हाँ। naukri.com, Indeed, Monster। हाँ हाँ, यस यस, वही सब वेबसाइट्स पे डालेंगे कि हमें इस पोजीशन में इस पोस्ट खाली है और हमें इस पोजीशन में ये एम्प्लॉय चाहिए। और कोई भी मतलब पब्लिसिटी हो सकती है, माउथ पब्लिसिटी भी, जैसे कि हम कंपनी में ही, हमारी कंपनी में ही बोलेंगे कि आपके यहाँ कोई ऐसा सूटेबल बंदा या फिर आपके कोई रिलेटिव में भाई बहन या फिर कोई भी ऐसा कोई आदमी है, दोस्त है जिसे आप जानते हो जो ये जॉब लेना चाहता हो, जो इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। तो हम एम्प्लॉयज को भी बोल सकते हैं हमारे कि आप उन्हें एक बार हमारी कंपनी में लेके आइए, हम देख लेंगे कि वो कितना काबिल है और वो जॉब डिजर्व करते हैं या नहीं। Candidates profile are analysis to match with the job profiles for selecting suitable candidates for the interview। तो कैंडिडेट का जो भी प्रोफाइल होगा उसे हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और मैच करेंगे हमारे जॉब प्रोफाइल की, कि हमें कैसा हमें जो हमारे पास जो जॉब है उनके हिसाब से क्या वो काम कर पाएंगे कि नहीं, जो भी कैंडिडेट्स है। और उन्हें सूटेबल कैंडिडेट और जो भी इस जॉब के लिए सूटेबल होंगे तो उन्हें इंटरव्यू प्रोसेस के लिए हम बाद में आगे लेके जाएंगे। ये रिक्रूटिंग के प्रोसेस का ही है अंदर का स्टेप। फिर है इंटरव्यू एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्टेड सुटेबल कैंडिडेट्स वुड बी आस्क्ड टू अटेंड इंटरव्यू सेशंस एंड अपीयर फॉर द टेस्ट्स टू जज देयर स्किल्स, एबिलिटीज एंड टू टेक अप द असाइनमेंट। तो बाद में जो भी सिलेक्टेड और सुटेबल कैंडिडेट्स होंगे जॉब के लिए, उन्हें हम कहेंगे कि आप इंटरव्यू सेशन में आगे जाइए, आगे के राउंड्स अटेंड करिए और जो भी टेस्ट्स है उनमें अपीयर होइए और अपना बेस्ट परफॉर्म करें। तो जिससे कि हम उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज को हम जज कर सकेंगे और उन्हें उस तरीके से असाइनमेंट दें। किसी को कोई डाउट है? नो नो क्लियर। ओके ओके ठीक है। हाँ फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो कैंडिडेट्स एक्वायर्ड स्किल्स एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क नीड टू बी मैच्ड विद। अभी देखो कैंडिडेट का जो काम है वो, और स्किल और जो उस पोजीशन की जो काम है, जैसे कि मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर का क्या काम है? मैनेज करना लोगों को, उन्हें मॉनिटर करते रहना, उन्हें देखना, कंपनी को एक तरह से चलाना, ये मैनेजर का काम है। तो कैंडिडेट्स अक्वायर्ड स्किल्स, कैंडिडेट के पास जो स्किल्स है और जो स्किल्स उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है वो दोनों मैच होनी चाहिए।
वरना ऐसा ना हो कि मुझे जो काम करना है मैं वो करूंगा, आप जो काम करना चाहो वो करो। नो, जो रिक्वायरमेंट है, जो जैसे कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उस टास्क को फुलफिल करने के लिए, तो वो स्किल्स मुझे ढूंढनी है। जो कैंडिडेट्स के अंदर स्किल है वो तो है ही, लेकिन मुझे और भी उसे स्किल्स देनी होगी, तब जाके वो उस पर्टिकुलर टास्क को अच्छे से कर पाएगा। मुझे उसकी स्किल्स और अपनी जॉब की स्किल्स दोनों को मैच करना है, दोनों को मिक्स करना है, तब जाके मैं उसे समझा पाऊंगा कि कैसे काम करना है यहाँ पे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसका यही काम होता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज का, और उन्हें बताया जाता है कि आपको कैसे काम करना है और कितना काम करना है वगैरह, जॉब की डिटेल्स। फिर ट्रेनिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग व्हिच आइडेंटिफाइज द एरियाज फॉर द अपग्रेडेशंस टू कोप अप विद एक्सटर्नल चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग में, जहाँ पे हम एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमें अपग्रेडेशंस की जरूरत है। जैसे कि अब कभी कभी हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे कंपनी में, अब जाके हम नए नए टेक्नोलॉजीज, नए इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब यूज करेंगे, तब जाके हम आज के जमाने के थ्रू हम कंपनी को चला पाएंगे। जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था ना 1991 का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। तो अभी अभी अगर मैं टाइपराइटर से टाइप करने जाऊंगा और मोबाइल में टाइप करूंगा, तो आप ही डिफरेंस आप ही को पता है कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। यू नो वेल, टाइपराइटर इफेक्टिव है या फिर मोबाइल, आप ही बताइए। बिल्कुल, क्योंकि हमें भी मोबाइल पता है मोबाइल कि आज के जमाने में टाइपराइटर्स ओल्ड हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। वो उन्हें अब उन्हें कोई भी उतना यूज नहीं करता। अभी मोबाइल्स का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बदलते हुए एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के उन्हें उस हिसाब से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना। यस, मतलब उसके साथ प्रोसेस को भी देखना, प्रोसेस को भी समझना। एचआर का काम वो भी है कि कैसे प्रोडक्शन को या कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, कि जिसके अंदर प्लांट और इंडस्ट्री के अंदर फास्ट काम हो सके। जैसे कि पहले हम लोग ये सब ये लीन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा, 5S वो सब हम फॉलो नहीं करते थे। पर जब जापान, जर्मनी वो जो कंट्री है वो सब ये इसके हिसाब से चलते हैं। वो विदाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग कोई भी प्रोसेस करते ही नहीं है, वो थ्रू लीन करते हैं, थ्रू 5S करते हैं। तो वो सब भी इंडिया सीख रहा है। तो एचआर का काम या प्रोडक्शन मैनेजर का काम या वहाँ का टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम यही सब है कि कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उसको कैसे हैंडल करना है और ये सब टेक्नोलॉजी को कैसे लाना है कंपनी के अंदर। यस, यस, बिल्कुल। फिर लास्ट है अप्रेजल सिस्टम। ओके, लास्ट है अप्रेजल सिस्टम। In a broad sense, performance evaluation is a developmental process. This process finds out the lacunas and provides the change for improvement. Various appraisal systems are used, process like PCMM, 360-degree appraisal system, etc. तो लास्टली हम इसे कह सकते हैं, उनका जो भी काम है वो एम्प्लॉयज करने के बाद हम उन्हें अप्रेस करें, उन्हें काम के लिए उन्हें शाबाशी दे कि हाँ आपने अच्छे से काम किया, आपकी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने अच्छे से की है, और हमारी कंपनी को इसकी वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है, बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिला है, और इससे हम आपको अप्रेस करेंगे। हम जैसे कि हम बोलते हैं ना, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रखना, इंसेंटिवाइज करना उन्हें, उन्हें मतलब अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो सभी के बीच में उन्हें एक प्राइज देना, अवार्ड देना, सेरेमनी टाइप थोड़ा। तो वैसे अप्रेजल सिस्टम में ये सब होता है। अप्राइजल Appreciation. सिस्टम में और भी होता है। अप्राइजल सिस्टम में हम अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि हमने पूरा साल क्या काम किया है, कितना काम किया है, हमको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, उसके अगेंस्ट में हमने कितना ज्यादा काम किया है, प्लस हमने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, कुछ एक्स्ट्रा हमने नया सोच के इनोवेटिव सोच लगाया है कि जिससे कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो वो सब हमको अप्राइजल में भरना है, जिससे वो अप्राइजल हमारा मैनेजर के पास जाएगा और वो देखेगा, चेक करेगा कि इसने क्या काम किया है, उसके हिसाब से हमारा सैलरी का ग्रोथ होगा। ये हर एक कंपनी में अप्रेजल का सिस्टम रहता ही है। बिल्कुल। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं। नहीं। No. ओके, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग। ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes. बस ये सो फिगर पे से ही सब समझना है, उसमें और कुछ है ही नहीं। फिगर फिगर कोई जूम करके रखो, रिक्रूटमेंट वाला ये बस। या हमें आप समझा रहे हैं? तेरे को समझना है, तू समझे, इससे कुछ नहीं। रिक्रूटमेंट से ओके, स्टार्ट ठीक। होगा।
बीच में हमारा कंपनी है, फर्स्टली इसमें कुछ प्लानिंग ही करना है, मैन पावर को कैसे प्लान करना है। मैन पावर मतलब कि जो भी हम आदमी को अपनी कंपनी के अंदर रिक्रूट कर रहे हैं उसको कैसे प्लानिंग होगा, उसका क्या जॉब रोल रहेगा, वहीं से स्टार्ट होगा। ये रिक्रूटमेंट फर्स्ट स्टेप है इसका। सबसे पहले उसको रिक्रूट करना है, फिर उसको रिक्रूट करने के बाद उसका जॉब का एनालिसिस करना है, उसको क्या काम देना है, किसके लिए हमने उसको हायर किया है, उसके हिसाब से उसका प्रोफाइल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए हमारी कंपनी के हिसाब से, हमारे नॉर्म्स के हिसाब से उसको ट्रेनिंग देना है, उसको डेवलप करना है। उसके बाद उसको एनालाइज करना है कि हमने जो ट्रेनिंग दिया है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद उसका करेक्ट जो नहीं कर रहा है उसका करेक्टिव एक्शन क्या है, कि कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। कुछ उसको वार्निंग देना है या वापस उसको काम देना है, काम सिखाना है, व्हाटएवर जो भी करेक्टिव एक्शन रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का करेक्टिव एक्शन रहता है। उसके बाद जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोट करना है, उसको प्रमोशन करना है, उसको रिवॉर्ड देना है। उसके बाद उसका अप्रेजल सिस्टम आएगा। यही होता है मैन पावर का पूरा प्लानिंग। डीप जैसो तो बहुत डिटेल થઈ જશે પછી ओके। કોઈને इफ किसी को क्वेरी है तो वो पर्सनल में पिंग कर सकता है मुझे। अभी इसको डीप में जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इट्स 11:30 इसके लिए बोल रहा हूँ। हाँ ओके। ठीक ठीक। 7.7 से सिलेक्ट करूं? सिलेक्शन। Okay. So once the position and the abilities required for the post are decided, the process of selection starts. तो जब भी एक पोजीशन की जितनी भी एबिलिटीज है, रिक्वायरमेंट्स है, उस पोस्ट के लिए एक बार डिसाइड हो जाए तब बाद में सिलेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटी एक्सेट्रा। तो इसमें रिक्रूटमेंट हम करेंगे, उसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा और उसका प्रमोशनल एक्टिविटी आगे का काम हम कैसे उससे करेंगे, ये सब इसमें आएगा। एज G.J. Narayan says, selection means filling a particular post, calling for specific job requirements, whereas placement involves finding and creating a suitable position suiting industrial talent, ability and limitations. तो सिलेक्शन एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पोस्ट को फिल करेंगे, कॉलिंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट, उस स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट के लिए हम उसके पोजीशन को फिल करेंगे। जबकि यहाँ पे प्लेसमेंट का दूसरा मतलब है कि प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग एंड क्रिएटिंग अ सूटेबल पोजीशन। एक सूटेबल एक अच्छी से कंपनी की एक सूटेबल पोजीशन को हम ढूंढेंगे और वहां पे क्रिएट करेंगे इंडस्ट्रियल टैलेंट के लिए, ताकि हमें जो भी टैलेंट है, टैलेंटेड एम्प्लॉयज है या फिर जो भी टैलेंटेड आदमी है, पर्सन है, हमें वो मिल सके और उनके पास जो भी एबिलिटीज है, लिमिटेशंस है, वो सब हमें पता चले और हम उस हिसाब से उन्हें प्लेसमेंट दे सके। Selection process depends on organizational needs and legal matters. तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, लीगल मैटर्स होंगे कंपनी के जो भी, तो उसी हिसाब से हम सिलेक्शन आगे बढ़ाएंगे। फिर द सिलेक्शन प्रोसेस starts with screening process and ends with orientation to newly appointed persons. तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट होता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस का मतलब हर्ष में आप समझा स्क्रीनिंग सकते हैं? स्क्रीनिंग मतलब सिलेक्शन जहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब चेक करना जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसको स्क्रीनिंग करते रहेंगे कि हाँ भाई, सर्च करना। स्क्रीनिंग मतलब सर्च करना कि हाँ ये एम्प्लॉय मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब जब भी कोई पोजीशन के लिए ओपनिंग्स निकलता है तब बहुत सारे सीवी आते हैं। कोई बड़ी कंपनी के अंदर रहता है तो बहुत सारे सीवी एचआर के पास आता है, तो एचआर को स्क्रीनिंग करना पड़ता है। और कोई कोई कंपनी के अंदर तो खुद का पोर्टल ही रहता है सिलेक्शन का, कि हमने सीवी अपलोड कर दिया तो वो पोर्टल के थ्रू ही हमारा हमारा सिलेक्शन होता है, क्योंकि सब सीवी तो एचआर पढ़ नहीं सकता है। यस। और उसका एंड होता है ओरिएंटेशन के द्वारा, प्योर न्यूली अपॉइंटेड पर्सन। उस न्यूली अपॉइंटेड पर्सन का ओरिएंटेशन करने के बाद वो सिलेक्शन खत्म होता है। ओरिएंटेशन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, राइट? ओरिएंटेशन तक किसी को कुछ डाउट है? ओरिएंटेशन का मतलब आप समझ गए या फिर मैं समझाऊं? ओरिएंटेशन में नहीं? किसी को डाउट है? जी। यस। तो
जी मैडम। बताओ, बोल रहे हो। हाँ, ओरिएंटेशन का मतलब है कि जब एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाए तब उसे कंपनी का एक ब्रीफ आउटलुक देना, उसे कंपनी के बारे में थोड़ी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना, उसके काम के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि उसे कैसे काम करना होगा, एक तरह का ओरिएंटेशन देना कि वो कैसे काम करेगा, कंपनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे कंपनी में कैसे, मतलब पूरा शेड्यूल कंपनी का कैसा होगा, कंपनी कैसे काम करेगी वगैरह, सिस्टम्स कैसा होगा कंपनी का, पूरा प्रोसीजर वगैरह, वो सब इसमें ओरिएंटेशन में होगा। वो ओके, क्लियर। आगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना कॉलेज में हमारा ओरिएंटेशन हुआ था, वैसे। या फिर है स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद सिलेक्शन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मैन पावर प्लान। तो मैन पावर प्लानिंग फेज को की मदद से स्टाफिंग प्रोसेस एक प्लान, जैसे कि स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद सिलेक्शन प्रोसेस, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन प्रोसेस के से स्टार्ट होगा, और हाँ मैन पावर प्लानिंग के फेज से उस वो मदद लेगा। Application screening is carried out at the first phase of selection for unqualified applicant. Ultimately, a best suited person who will help to achieve the objective set of an organization will be selected. तो देखिए जैसे कि स्क्रीनिंग का यही मतलब है, एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, जैसे कि हर्ष भैया ने ऊपर के पैराग्राफ में बताया कि फर्स्ट फेज ऑफ सिलेक्शन में अनक्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को स्क्रीनिंग होगी, हम देखेंगे कि कौन क्वालिफाइड है, कौन कितना नहीं है, किसके पास कैसी स्किल्स है, उसका सीवी देखना। लेकिन हम वो हर एक का सीवी नहीं देखा जाएगा, उसमें कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज होंगे जिनका मार्क्स, जिनका ग्रेड अच्छा होगा, जिन्होंने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो हम उन्हीं का देखेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे, और उस हिसाब से अगर हमें उस बेस्ट पोजीशन के लिए, आई मीन उस पोजीशन के लिए बेस्ट सूटेबल एम्प्लॉय मिला, तो हम उसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हमारा गोल अचीव करने में मदद कर सके वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि एक सिलेक्शन कंपनी है स्टार्ट। कैप जेमिनी करके कंपनी है, तो कैप जेमिनी का खुद का पोर्टल है सिलेक्शन का, उसमें हर सीवी एचआर के पास नहीं जाता है। फिर सेकंड है आदित्य बिरला, तो आदित्य बिरला में भी ऐसा ही है, आपको उसके पोर्टल पे जाके पूरा अपना डेटा डाल के अपना जो जॉब पोजीशन है वो आपको दिखाएगा, उसमें आपको अप्लाई करना है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन का ओपनिंग रहता है, वो हर सीवी आपका एचआर के पास नहीं आता, आधा 50% सिलेक्शन तो आपका सिस्टम ही कर लेता है। हाँ, यस। कोई डाउट है? ओके। क्लियर क्लियर। ओके। सिलेक्शन स्टार्ट्स विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के द्वारा ही सिलेक्शन हमारा स्टार्ट होता है। जनरली वी यूज टर्म रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट इन द मैनेजमेंट स्कोप इट जस्ट रिफर्स टू द इनिशियल स्टेज। जैसे कि हमने ऊपर सब डिस्कस किया, ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेज है, स्टार्टिंग स्टेज है ऑफ स्टाफिंग का पूरा फंक्शन का। इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एंड पोस्ट। तो ये सिर्फ एक तरह का इनविटेशन है, और अट्रैक्ट करने के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट को, एक सूटेबल एम्प्लॉय को उसके वेरियस उनके जो भी पोस्ट है, पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पोस्ट, उनके लिए ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेज है। इट्स नॉट लाइक ये पूरा ही स्टेज, मतलब ये पूरा स्टाफिंग ही आता है इसमें, नो। इट्स जस्ट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। ये फिगर आपको दिख रहा है, फॉर द नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एक मिनट में स्क्रीन सीधी करता हूँ तो शायद दिखेगा। या अभी दिख दिख रही रहा है? है। जैसे कि एक्सटर्नल सोर्स में आपको बहुत मतलब एक रिक्रूटमेंट करना है हमको, तो एक इंटरनल सोर्स रहता है। जैसे कि आईटी कंपनी में ये सबसे सबसे अच्छा प्रोसीजर है आईटी के अंदर, कि जो भी बंदा आईटी में काम कर रहा है और मुझे सेम आईटी कंपनी में जाना है, तो वो इंटरनली अपने पेज पे जाके रिफर करता है उसका रिज्यूम, तो वो कंपनी उसको जल्दी हायर करती है, क्योंकि वो अपने इंटरनल बंदे ने उसको रिफर किया है, तो उसको इंटरनल सोर्स बोलेंगे। इंटरनली कोई पीपल ने उसको रिफर किया है कि ये बंदा अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं ये पोजीशन के लिए। और एक्सटर्नल सोर्स के अंदर जैसे कि naukri.com, ये लिंक्डइन, तो ये मीडिया हो गया। फिर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जिसका अभी साक्षी ने बोला था ऊपर कि कोई रिक्रूटमेंट कंपनी है, तो ये जो कंपनियां बाहर रहती है लोकल मार्केट में कि हम आपको ये कंपनी में लगवा देंगे, वो कंपनी में लगवा देंगे, तो ये कंपनी की बात हुई। फिर फैक्ट्री गेट बेसिस पे, जहाँ पे जाके हमको सेल्फ रिज्यूम देना पड़ता है, फैक्ट्री के गेट पे जा जाके सिक्योरिटी गेट गेट के ऊपर कि हाँ देखिएगा देखिएगा।
फिर रेफरल, तो कोई हमको रिफर करता है बाहर का बंदा, या कोई जाके अंदर से बोलता है कि भाई ये बंदे को ले लो, वही हुआ हो गया। कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी कॉलेज है, उसमें कंपनी आती है इंजीनियर को या फिर एमबीए कैंडिडेट को लेने के लिए, और उसके ऊपर है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जैसे कि ये नीम करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर, कि जहाँ पे जो बंदे को जॉब नहीं मिलता है उसको मिनिमम वेजेस पे एमएनसी कंपनियां रख रही थी, 10,000 12,000 पे रख रही थी कोरोना से पहले। उसका नाम था नीम, NEEM। ओके, तो यहाँ पे 7.7 में किसी को कुछ डाउट है फिगर 7.2 में? नो, ये यही कह रहा है नीचे, जो इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज है, ये वही है जो अभी हर्ष भैया ने सब कहा पूरा। यार एक सवाल है विच इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, बट ये था कि जैसे अपना कॉलेज प्लेसमेंट देने वाला है क्या अपने को आफ्टर एमबीए? कुछ प्लेसमेंट असिस्टेंस है क्या? आप लोग को कुछ बोला था क्या? उसमें बोला गया था, वो जब वो जो मार्केटिंग टीम है ना डीपीयू का, जिससे हमको कॉल आता था कि आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, वही टीम में से मैंने एक अमित सुरवे करके एक बंदा है, उसको मैंने पूछा था कि भाई कैसा होगा। तो वो बोल रहा है कि डीपीयू के प्लेसमेंट में जो ऑफलाइन एमबीए करते हैं ना, उसके अंदर ही हमको वो लोग सेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो वो लोग हमको रिफर करेंगे वहां पे कि आप आज ये प्लेसमेंट आया है डीपीयू के अंदर, आप लोग पुणे कॉलेज पे आ जाइए, आपका आज इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ऐसा तो हमको पुणे जाना पड़ेगा वहां पे कॉलेज के अंदर। ओके ओके। लेकिन मतलब ऑन एन एवरेज अगर हिस्ट्री देखा होगा तो किसी को कुछ पता है कि एवरेज पैकेजेस क्या नहीं, मिलता ये है, किस हमारा टाइप की कंपनीज ये आती है? हमारा नहीं, ये हमारा सेकंड सेकंड बैच है हमारा ये वाला। इसके पहले एक बैच रनिंग रनिंग शुरू है, इसके पहले जस्ट कोरोना से बिफोर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है डीपीयू ने। तो ये जो ऑनलाइन वाला है, उसमें तो अभी तक किसी को जॉब मिला नहीं है, क्योंकि सब रनिंग बैच में ही है। और जो ऑफलाइन वाले हैं उसको मिनिमम 8 to 10 lakhs मिलता है डीपीयू में से, और वो आईटी कंपनियां ही देती है। ओके, थैंक्स। 10-12 तक गया है अपना। 2-4 आईटी कंपनी है, पुणे का ही है, और उसके उसके ऊपर लिखा हुआ है, उस कंपनी का नाम डीपीयू की वेबसाइट के ऊपर ही लिखा हुआ है, सबके साथ डिटेल में लिखा हुआ है। ओके ओके, या थैंक्स। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज कंटिन्यू। नो नो नो, इट्स ओके। नो 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 प्रॉब्लम नहीं है। 7.7.2 में है स्टेप्स टू बी टेकन फॉर सिलेक्शन टेक्निक। तो सिलेक्शन की भी एक टेक्निक होती है जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हमें कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो इसमें पहला है इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज आर कंडक्टेड टू एनालाइज द क्वालिटीज एंड एबिलिटीज ऑफ अ कैंडिडेट। इंटरव्यू से हमें पता चलता है कि हम एक एनालाइजेशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का। तो हमें पता चलता है कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या एबिलिटीज है। इंटरव्यू इज अ टेक्निक वेयर कैंडिडेट इज इवेल्युएटेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो भी होगा, जो जिस जो जैसे कि मैनेजर एक तरह का एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो वो वहाँ पे उसके उसी कैंडिडेट को इवेल्युएट करेगा, उसे उसके बारे में जानना चाहेगा, उसे पता करेगा उसी एम्प्लॉय के द्वारा, उसे क्वेश्चनिंग करके राउंड टू राउंड इंटरव्यूज लेके वो पता करेगा कि वो मेरे इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं। Evaluation process is carried out for hiring decisions। तो हायरिंग के लिए इवेल्यूशन प्रोसेस को हम कैरी ऑन करते हैं। The job interview is considered one of the most useful tools for evaluating candidates। तो देखिए, जॉब इंटरव्यूज एक तरह का बहुत ही यूजफुल टूल माना जाता है ताकि हम कैंडिडेट्स को इवेल्युएट अच्छे से कर सके। इंटरव्यू हेल्प्स टू पिक अप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो इंटरव्यू की मदद से हम सही बंदे को सही पोजीशन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। इंटरव्यूज आर जनरली कंडक्टेड टू ऑब्जर्व एक तरह का सिचुएशन। जैसे कि हम कभी कभार कहते हैं ना कि अगर आप इस सिचुएशन में है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी मान लीजिए मैं मार्केटिंग में हूँ और अभी मुझे कहा गया है कि ये एक तरह की सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही कस्टमर के पीछे पड़े हैं। और जैसे कि देखिए, मेरे साथ 3 से 4 और लोग हैं, वो मेरे कंपटीटर्स हैं, और कस्टमर सिर्फ एक है। तो एक तरह का सिचुएशन है। तो और वो मुझे इस तरह से सवाल पूछेंगे कि अगर आप एक चौथे बंदे की जगह पे हो जो कि उस कस्टमर को वो
अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा है तो आप कैसे बेचोगे, ये एक तरह का सिचुएशन है। तो वहाँ पे अगर हम सही जवाब देंगे तो हमें पता, तो यहाँ पे एक हमारा स्टेप क्लियर होगा इंटरव्यू का कि ओके ही कैन overcome the situation, he can see where the situation is and where it is going, और सिचुएशन में वो कूल है, काम है, या फिर वो बहुत ही एग्रेसिवली फैसला लेता है या फिर सोच समझ के फैसला नहीं लेता। ये सब यहाँ पे इस सिचुएशन के थ्रू पता चलता है। फिर सेकंड टास्क, वो कैसे करेगा, कैपेसिटी टू टेक अप चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस, तो हम कैसे टास्क परफॉर्म करेंगे, हमारा हम जो भी हमें टास्क दिया गया है हम उसे वक्त पे कर पाएंगे या नहीं, उससे एक्स्ट्रा करेंगे या फिर उससे कम करेंगे, दैट इज व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। फिर थर्ड है एक्शन, तो स्पेसिफाइज एक्शन, हाउ एंड विच टूल्स विच बी वुड बी यूज्ड फॉर इट, हम कैसे उस काम को करेंगे, व्हाट इज द एक्शन, हाउ इट विल बी डन। फिर फोर्थ है रिजल्ट्स, तो हमने किया तो सही लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, तो ये अभी हमें इंटरव्यू से पता चलता है। तो मेंटल एबिलिटी, पर्सनालिटी, वैल्यूज, ये सब से हमें ये सब हमें इंटरव्यू से द्वारा ही पता चलता है। कैपेसिटी टू लर्न एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट्स इमोशनल स्टेबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, उसकी पर्सनालिटी, उसकी मेंटल एबिलिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, वो सब हमें पता चलता है। उसकी वैल्यूज, उसके कुछ कंडक्ट से कोड्स, एथिक्स वगैरह, ये सब हमें इंटरव्यू के प्रोसेस में पता चलता है। फिर सेकंड है, मैं डायरेक्ट सेकंड पे जा रहा हूँ, बी पे, क्योंकि ये सब सेम ही है, इंटरव्यूज को भी कंडक्टेड, ये सब सेम ही है। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, इसलिए सेकंड है टेस्ट्स। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशंस पर्सनल ट्रेट्स कुड बी असेस्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स, बट to know the depth of technical knowledge that he or she possesses could be analyzed through various tests